लास्ट आपको आई थिंक रिलेशनल मॉडल पढ़ाया था ना, यानी रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल आपके हो चुके थे, है ना। दूसरा एक आइडिया ले लो। बिल्कुल। लिख लो इसमें तो से। लो स्टार्ट करो। बोलू। हाँ तो लिखो। लिखो यह मॉडल लिखो यह मॉडल, अरे लिख लो। यह मॉडल कॉम्प्लेक्स एंटिटीज को, यह मॉडल कॉम्प्लेक्स एंटिटीज जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को, यह मॉडल कॉम्प्लेक्स एंटिटीज जैसे कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। रिप्रेजेंट करने के काम आता है। देखो, लोग इसमें दो तरह के मॉडल्स होते हैं। यह मॉडल कॉम्प्लेक्स एंटिटीज जैसे कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। इसमें इसमें दो मॉडल्स होते हैं, लिख लो, ईआर मॉडल और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। लिख लिया। देखो, पहला मॉडल था रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल, जिसमें हमने तीन तरह के मॉडल पढ़े थे, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। ठीक है। वैसे अगर आप सीक्वेंस में 1 2 3 कह रहे हो तो ये वैसे 4 5 हो जाएंगे, लेकिन पहले वाला रिकॉर्ड बेस्ड था, उसमें मैंने तीनों करवा दिया आपको। दूसरा टाइप आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल था, उसमें आपके दो तरह के मॉडल है, एक ईआर मॉडल और एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है। ईआर मॉडल को तो डिटेल से ही पढ़ना है, तो एक 2 मिनट का ओवरव्यू दे देता हूँ, और ये आपके है ही नहीं। ठीक है।
उसमें लिख लो पहले ई आर मॉडल। तो ई आर मॉडल का एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि इसको तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। लिखो ई आर मॉडल में लिखो, लिखो यह मॉडल एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को, यह मॉडल एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप को एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप को डायग्रामेटिक या डायग्राम में लिख दो आप, डायग्राम में एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप को डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है, को डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है। देखो इस मॉडल को 1976 में 1976 इस मॉडल को 1976 में पीटर चैन ने बनाया था। आगे लिखो, लिखो यह डेटाबेस को बनाने का पहला स्टेप होता है, यह डेटाबेस को बनाने का पहला स्टेप होता है। यह डेटाबेस को बनाने का पहला स्टेप होता है जिसमें हम डेटाबेस को जिसमें हम डेटाबेस को जिसमें हम डेटाबेस को कॉन्सेप्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम डेटाबेस को कॉन्सेप्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका सेपरेट 2-3 क्लास होगा, आपका 5-6 घंटे जाएगा। एक थोड़ा आइडिया ले लो कि यहाँ पे अब जो भी लिखेंगे, देखो जब भी आप डेटाबेस बनाते हो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, कॉन्सेप्ट से फिर लॉजिक्स बनते हैं। तो सबसे पहले ईयर डायग्राम आता है, ये स्टेप हमारा कि जब भी हम डेटाबेस बनाएंगे सबसे पहले ईयर डायग्राम बनेगा, फिर आपके बाद इससे आपका रिलेशनल मॉडल बनता है। रिलेशनल मॉडल कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता, पहले ईआर मॉडल बनेगा फिर रिलेशनल मॉडल बनेगा। अब इसमें खूब सारी कमियां है
फिर उस कमियों को हम रिफाइन करेंगे। फिर इस मॉडल को हम रिफाइन करते हैं यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक द नॉर्मलाइजेशन और जो भी है, और फिर रिफाइन होने के बाद ये यूज होते हैं। तो इसीलिए जब आप डेटाबेस को बनाने की स्टेप्स की बात कर रहे हो तो ये पहला स्टेप है कॉन्सेप्चुअली। मतलब यहाँ पे डेटाबेस डायग्राम्स की फॉर्म में बनाया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में। जैसे हम घर बनाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, एक डायग्राम बनाते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाती है, फिर आगे मूव ऑन होते हैं। इसीलिए ये कई बार पूछा भी जाता है कि डेटाबेस को बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, तो ध्यान रखना ईआर डायग्राम होता है। ठीक है, और इस ईआर डायग्राम की अच्छी बात यह है कि इसको आसानी से रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम खूब सारे नोटेशंस यूज लेते हैं, वो नोटेशंस डिटेल से तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही सारे के सारे, एक आध का आइडिया ले लो, क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें तीन तरह की चीजों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। वन इज द एंटिटी, ठीक है, सेकंड इज एट्रीब्यूट, एंड थर्ड इज रिलेशनशिप। ठीक है, इन तीन को लेके ही हम डेटा मॉडल्स बना रहे हैं। तो अगर आप एंटिटी बनाना चाह रहे हो तो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज लेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के लिए हम ओवल का यूज लेंगे और रिलेशनशिप के लिए हम डायमंड का यूज लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका रेक्टेंगल। इट मीन्स आप क्या बना रहे हो, आप एक एंटिटी बना रहे हो। ठीक है, अगर आप एट्रीब्यूट बना रहे हो तो इसके लिए आप ओवल यूज करते हो, जिसे आप इलिप्स या फिर अंडाकार शेप कहते हो, है ना, इलिप्स भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तीसरा आपका डायमंड शेप आता है, दिस इज योर डायमंड। और यू कैन कॉल इट द रोम्बस। रोम्बस की तरह हो गया ना, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो बस अब इन तीन का आइडिया ले लो, फिर इसमें जो भी वेरियस सिंबल्स हैं वो डिटेल्ड है, वो बाद में देखेंगे। नहीं नहीं, टाइप अलग कर दिए, टाइप। आप ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सोचते हो तो वो डायग्राम्स की फॉर्म में दिखते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, आप ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सोचने का मतलब यहाँ सिर्फ डायग्राम है। अब इन्हीं डायग्राम को हमने कॉम्प्लेक्स एंटिटी यानी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में लिख दिया तो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट दिखने लग जाएंगे। ये तो कैटेगरी है इनकी। हम तो स्टेप, देखो सारे एक जैसे तो होंगे नहीं ना, अलग अलग टाइप्स है, लेकिन डेटाबेस के कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स तो बनेंगी ना। हाँ, आराम से आप ईआर डायग्राम से बाद में जो चाहे, जैसे आपने ईआर डायग्राम बना लिया फिर उसे आप आगे जिस भी चाहो उस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलूँ आगे, लिख लिया। अब ईआर मॉडल की देखो अच्छी बात क्या होती है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये होती है इसको आसानी से समझा जा सकता है। डायग्राम ही तो है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, आपको मत एक क्लास में तो मैं आप ही को सिखा दूंगा यार डायग्राम। रिलेशनल मॉडल को समझाने में तो बहुत सारा टाइम लगेगा, बट इसको तो मैं 2 क्लास के अंदर ही आपको प्रो बना दूंगा, जो क्वेश्चन बनाना है बना लो, इतना आसान है। सेकंड, इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर मॉडल्स। ठीक है, इसको आसानी से दूसरे मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो पहला आप लिख लीजिएगा कि इसे समझना आसान है, इस मॉडल को समझना आसान होता है। ठीक है, इस मॉडल को समझना आसान होता है, और दूसरा, इस मॉडल को आसानी से दूसरे मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है।
इस मॉडल को आसानी से दूसरे मॉडल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी टू बी कंटिन्यूड, ये मॉडल पूरा चलेगा तो फिर उसको वहां देख लेंगे। इसी में अगला और लिख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये लिख लो, इसमें पहले हेडिंग लगा ले, लिखो इस मॉडल में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मॉडल में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट इज द कॉम्प्लेक्स एंटिटी विच कंटेन इट्स एट्रीब्यूट एज वेल एज फंक्शंस। ऐसे तो कहते हो कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल डेटा टाइप की तरह ही होता है, बट उसकी खास बात क्या होती है? उसकी खास बात ये होती है कि उसके पास में प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसे आप एट्रीब्यूट्स बोलते हो, और उसके पास फंक्शंस भी होते हैं। अरे सी प्लस प्लस या जावा में कुछ तो पढ़ा होगा, है ना? तो जैसे आप उनको पढ़ते हो, जैसे कोई भी आपने मान लीजिए कि स्टूडेंट के लिए आप एक क्लास बना रहे हो, तो अब इस क्लास की क्या क्या खूबियां हैं? इस स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम होगा। अरे चाहो तो आप स्टूडेंट का एक नाम रख सकते हो, ठीक है, इसका आप एज रख सकते हो। तो ये सब क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे इनके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, साथ में अब स्टूडेंट क्या करेगा? तो स्टूडेंट पढ़ेगा। अरे अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो फिर काहे के स्टूडेंट हो? ठीक है, और उसके साथ आप एग्जाम भी दोगे। इट इज जस्ट लाइक दैट, दीज आर सम व्हाट, दीज आर सम फंक्शनलिटीज। ठीक है, ये लो। तो ये क्या बन जाएगा आपका? तो ये बन जाएंगे आपके एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये बन जाएंगे बिहेवियर्स, या आप इसे क्या बोलते हो? फंक्शंस बोलते हो। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी को जिसे आप सिंपल ऑब्जेक्ट बोलते हो, उसकी खास बात क्या है? इन दोनों को आप साथ में लिख पाओगे। ये खूबी होती है, तो लिख लो। तो लिखो, देखो इस मॉडल में हम ऑब्जेक्ट्स को इस मॉडल में हम ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज और और बिहेवियर्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फंक्शन। ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स के साथ लिखते हैं। इट इज सिमिलर लाइक द यूएमएल, अगर आप थोड़ा सेट पढ़े हो तो। ये वो यूएम वाला जो एक ओवरव्यू है वो यहीं से निकलता है।
अब इसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं? तो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, क्लास आएगा, उसके साथ में क्या आएगा आपका इनकैप्सुलेशन आएगा, इनकैप्सुलेशन के साथ में डेटा एब्स्ट्रैक्शन आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, और आपका इनहेरिटेंस आएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू जो भी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं हम सबको लिख सकते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट तो पिलर है, ये तो होंगे ही होंगे। ठीक है, सिंपल सा जैसे आपको किसी पर्सन के बारे में लिखना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक स्टूडेंट के बारे में मान लीजिए आपने बोला कि एक ही पर्सन है, तो आपने पर्सन नाम का एक क्लास बना दिया। अब इस पर्सन के क्या होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, और कुछ फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स आपने लिखा है उसका, लाइक उसका एज हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, ये मान लीजिए उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आ गए, उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। फिर लाइक वो एग्जाम वाला या जो भी आप लिखना चाह रहे हो एग्जाम ही लिख दो, चलो ये इसके फंक्शंस आ गए। तो ये क्या बन गया, एक पूरा क्लास बन गया। ठीक है, अब इस क्लास को अगर आपको इनहेरिट करवाना है तो वो पर्सन क्या हो सकता है, वो पर्सन कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी एक रैंडम आइडिया दे रहा हूँ मैं, तो अब आप इसको इनहेरिट करवाना चाह रहे हो तो यू कैन यूज द इनहेरिटेंस है। कोई स्टूडेंट आ जाएगा, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आ जाएगा, इट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आप सारे या तो पढ़ चुके हो या सर पढ़ा देंगे आपको, है ना। तो इनको बेवजह इनको छेड़ना गलत बात है। हम्म, हाँ तो मैं 2 मिनट का ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, सुन लो, क्योंकि आपने पढ़ तो रखे ही है, तो एक रिकैप करवा देता हूँ जनरल। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास क्या होते हैं, और द क्लास, क्लास इज द टेम्पलेट ना। क्लास के बारे में जब हम बोलते हैं तो क्लास हमारे लिए टेम्पलेट होते हैं, या फिर आप कह सकते हो क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। तो बिना क्लास तो कुछ होता ही नहीं है। या फिर क्लास क्या होता है, क्लास आपका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अरे क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होती, पढ़ा है ना आपने। क्लास के लिए कभी मेमोरी नहीं बनती, मेमोरी बनती है ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो क्लास इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और द कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे ही उस क्लास में आप किसी इंडिविजुअल की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, या फिर फिजिकल एग्जिस्टेंस। आप ये कहोगे ना कि जो जिसका मेमोरी एलोकेट हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इनकैप्सुलेशन मींस, बस सुन लो क्योंकि सर आपको पढ़ाते हैं तो मैं रिकैप दे रहा हूँ। इनकैप्सुलेशन मींस बाइंडिंग करना, बांधना, रैपिंग अप, यही होता है। कि अगर आपने जो भी क्लास के मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स और फंक्शंस, उनको रैप कर दिया, एक जगह बांध दिया है, तो जहां पे भी जाएंगे साथ जाएंगे। और इसके लिए आप क्या यूज करते हो, मॉडिफाइड्स, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये इनकैप्सुलेशन के लिए तो होते हैं। आप उनके परमिशन सेट करते हो, कौन बाहर जाएगा कौन अंदर जाएगा, तो उसके लिए आप इनकैप्सुलेशन यूज करते हो। तो इनकैप्सुलेशन इज जस्ट लाइक द कैप्सूल। मेडिकल कैप्सूल देखे, एक टैबलेट होता है और एक कैप्सूल होते हैं। तो किसी भी डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला कैप्सूल को खोल के पानी में डाल के फिर लेने, तो ऐसा क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि उसे कैप्सूल इसलिए बनाया गया कि उसमें जो भी सॉल्ट रहेंगे वो इस तरह से होते हैं कि वो वैक्यूम में होते हैं। अगर आप उन्हें एयर के टच में ले आए तो पॉइजन बन जाएंगे। इसलिए कभी भी कैप्सूल को खोल के नहीं लिया जाता, आप सीधा निगट लो उसको, अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगा बॉडी में, पर टैबलेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होता। तो यहाँ हम यही बोले, जो भी ये सब एक है, जो भी ये सब एक रैप किया हुआ है उसको एक साथ लेके जाना है जहां पे भी लेके जाना है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आप क्लियर कर ही चुके हो, हाइडिंग ऑल एसेंशियल डिटेल और शो एसेंशियल डिटेल, जो चाहिए वो दे दो और जो नहीं चाहिए वो छुपा लो। पॉलीमॉर्फिज्म मींस महाअवतार,
अरे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब महाअवतार ना, वन नेम यूज इन मैनी फॉर्म्स। एक ही नाम को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे आपको ऐड करना है, तो आप ऐड इंटीजर्स को भी कर सकते हो, आप ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कर सकते हो, और आप ऐड कॉम्प्लेक्स आप स्ट्रिंग को भी तो कर सकते हो। और क्या यूज लेते हो इसके लिए? ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, है ना। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग इज डिटेल्ड कॉन्सेप्ट इन आइदर सी प्लस प्लस और जावा, पढ़ा होगा आपने। और इनहेरिटेंस मींस रीयूजेबिलिटी। इन शॉर्ट, इधर उधर की बकवास किए बगैर, इनहेरिटेंस मींस रीयूजेबिलिटी, कि किसी भी एक कंटेंट को आप बार बार यूज करना चाह रहे हो, देन यू वांट टू इनहेरिट इट, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और पेरेंट चाइल्ड में पेरेंट कौन होता है? पेरेंट होता है कॉमन, एक कॉमन चीज हम पेरेंट को दे देते हैं, ठीक है, और उसको बार बार यूज करने वाला क्या बन जाता है? चाइल्ड बन जाता है। इसलिए इनहेरिटेंस शॉर्ट में रीयूजेबिलिटी के बारे में बताता है ना। जो तो लंबा चौड़ा गाथा है, आप पढ़ चुके हो, तो मैं ज्यादा अंदर जाऊंगा नहीं। नहीं, या फिर मैं डिब्बे में छोड़ के कहीं और घुस जाऊंगा। ठीक है, क्लियर इतना? जाना भी नहीं आगे। ठीक है, तीसरा मॉडल आपका फिजिकल मॉडल है। फिजिकल मॉडल का मतलब क्या होता है? देखो, पहला मॉडल आपका रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल था, जिसमें तीन तरह के मॉडल्स आपने पढ़ लिए। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल था, जिसमें ईआर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आ गया। तीसरा आपका फिजिकल मॉडल है, जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो इंटरनल फाइल्स आपकी है उनके लिए काम में आते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, है ना। तो बस एक दो लाइन की थ्योरी इस पर भी लिख ही लो। तीसरा आपको लिखवाया था फिजिकल मॉडल। तीन मॉडल आपके थे, पहला रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल हो गया, दूसरा आपका डेटा ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल हो गया, तीसरा आपका फिजिकल मॉडल है। तो इसमें दो लाइन की थ्योरी लिख लो। बस, इससे आधा हम नहीं जाएंगे, देख लो, नहीं हम पढ़ रहे हैं, बस लिख लो। देखो, इस मॉडल में हम इंटरनल डिटेल्स इंटरनल डिटेल्स इस मॉडल में हम इंटरनल डिटेल्स जैसे कि फाइल्स, इंटरनल डिटेल्स जैसे कि फाइल्स, स्टोरेज डिवाइसेज इत्यादि को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके फिजिकल स्टोरेज है या फिजिकल मीडिया है, ये उन सब के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें से ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल अभी हम कंटिन्यू करेंगे, दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, लंबे चलेंगे वो तो। बट एक ब्रीफ ओवरव्यू अब आपको हो गया डेटा मॉडल्स क्या है। तो डेटा मॉडल्स का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि डेटा मॉडल क्या बताएंगे? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा। और उस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आएगा? उसका एंटिटी क्या है, उसका एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके रिलेशनशिप क्या है, जिसको हम रूल्स के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में या नोटेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, जो मैंने आपको इनिशियली डेफिनेशन में लिखवाया था। ठीक है, चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, ये भी लिख लो, फिर हम एक एक मॉडल को डिस्कस करेंगे। लिखो, अब जो भी आपका डेटाबेस सिस्टम है, मेनली हम उसको चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ब्रीफली आपको पता होना चाहिए, तो लिख लो। सेंट्रलाइज डेटाबेस लिख दो।
तो लिखो डेटाबेस चार तरह के होते हैं, चारों का नाम लिख लो। सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस, पैरेलल या डेटाबेस जो भी लिख रहेगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, पैरेलल डेटाबेस, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ये जो टाइप है, इस टाइप का जो मेन बेस है जिसके भी यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है, इट इज बेसिकली कॉल्ड बेस्ड ऑन लोकेशन। और ये जो कैटेगरी हमने बनाई है, इस कैटेगरी का जो मेन क्राइटेरिया है वो लोकेशन है, कि आपका डेटाबेस कहाँ पे रखा गया है या कैसे रखा गया है। तो इस डिवीजन को हम लोकेशन के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो चारों का पहले मैं एक 2 मिनट का ओवरव्यू दे देता हूँ, एटलीस्ट आपको चारों थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, फिर उनको लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहला आपको समझ में आ रहा है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का मीनिंग क्या समझ में आया? कि जो भी आपका डेटाबेस है वो कहीं एक जगह रख दिया जाएगा, सेंटर में। सेंटर में एक जगह रख दिया जाएगा, और जिसको भी उस डेटाबेस को यूज करना होगा उसको वहां पहले आना पड़ेगा। तो ये किसकी तरह हो गया? इट इज जस्ट लाइक द स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी पढ़ते हो ना आप? इसके आपके सेंटर के अंदर एक आपका हब लगा होता है या डिवाइस लगा होता है कोई भी, वहां से भी सारी की सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस में सिंपल सा डेटाबेस एक ही जगह रखा जाएगा, तो लोकेशन है ना, तो इसका डेटाबेस एक ही जगह रखा जाएगा, और उसी जगह से क्या होगा, सबके सब एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आसान क्या हुआ, मेंटेन करना, अपडेट करना आसान हो गया, क्योंकि एक ही जगह पड़ा हुआ है। तो एक ही जगह पड़ा हुआ है तो उसको अपडेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये इसका थोड़ा अच्छा फायदा है। दूसरा पैलर। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कि अब आपका डेटाबेस बहुत ज्यादा बड़ा है, बड़े बड़े डेटाबेसेस पे हमें काम करना है। तो बड़े बड़े डेटाबेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें अलग अलग जगह रख देंगे। और अलग अलग सीपीयूज से, पैरेलल में सिंपल सा क्या होता है, अलग अलग सीपीयूज अलग अलग डेटाबेसेस के ऊपर काम में आते हैं। तो आप उसकी क्या करोगे, उसकी स्पीड बढ़ा दोगे। तो बहुत बड़ा डेटाबेस अगर आप बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें आपके सीपीयूज अलग अलग है। और वो सीपीयूज में मेनली क्या होता है, आप शेयर्ड मेमोरी यूज करते हो, जिसके अंदर अलग अलग रिसोर्सेज होंगे। तो अलग अलग रिसोर्सेज से क्या आते रहेंगे, आपके इनपुट्स आते रहेंगे, और अलग अलग सीपीयू एक साथ। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो आप एक साथ हर एक पार्ट को एग्जीक्यूट कर पाओगे, जिससे उसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। तो कितना भी बड़ा डेटा हो आपने तोड़ा, एक साथ एग्जीक्यूट किया, तो उससे क्या हो गया, वो फास्ट हो गया एग्जीक्यूट होना। ठीक है, तीसरा क्लाइंट सर्वर, तो आपने सुना ही होगा। तो क्लाइंट सर्वर का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, कि आपने अपने डेटाबेस को क्लाइंट और सर्वर्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। अब वो कैसे क्या होगा वो डिटेल से देखेंगे। और चौथा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एक तरह से आपका सेंट्रलाइज्ड ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हम क्या करेंगे, कि जो भी हमारा सेंट्रलाइज्ड वाला सिस्टम था उसकी तरह ही हर जगह अलग अलग प्रोडक्ट बेस्ड डेटाबेसेस को अलग अलग रख देंगे। डेटाबेस भी अब आपके बहुत बड़े होने लग गए हैं, और वो डेटाबेस कैटेगरी वाइज डेटाबेस है। मान लीजिए एक जगह कोई सेल्स का डेटा रखा हुआ है, एक जगह कोई एचआर का डेटा रखा हुआ है, एक जगह कोई आईटी का डेटा रखा हुआ है। तो अब जो जिस टाइप का डेटा यूज करना चाह रहे हैं, उसको तो स्पेशलाइज एक जगह रख दिया और अलग अलग लोकेशंस पे रख दिया। लेकिन जब उनको आपस में डेटा को कनेक्ट करना होगा, तो हमने बीच में क्या लगा दिया, हमारा इंटरनेट लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट है या क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट है, एक तरह से दोनों के दोनों किस पे डिपेंड है, आपके इंटरनेट और नेटवर्क पे बेस्ड है। बिना इंटरनेट के तो आप अलग रिमोट जगह पे आपने डेटा रख रखा, उसे कनेक्ट कैसे करोगे? तो ये इसका फायदा होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा लिख लो, क्वेश्चंस बन जाते हैं इनमें। तो चलो, तो सबसे पहले लिखो सेंट्रलाइज्ड।
तो लिखो इसमें, देखो इस सिस्टम में डेटाबेस को सेंट्रल कंप्यूटर में रखा जाता है। इस सिस्टम में डेटाबेस को सेंट्रल कंप्यूटर में रखा जाता है, जिसको जिसको एक्सेस करने के लिए बाकी डिवाइसेस को टर्मिनल या रिमोट का यूज करना पड़ता है। टर्मिनल मतलब समझते हो ना, जैसे आपका यूनिक्स होता है, जस्ट लाइक दैट, कि उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही जगह रखा हुआ है, बट आपने अलग अलग टर्मिनल्स निकाल रखे हैं। तो टर्मिनल्स की मदद से आपको क्या मिल गया, आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग अलग मिल गए। आपका सीपीयू एक ही जगह है, बट आपको टर्मिनल्स मिल गए हैं, तो आपको डिस्प्ले दिख जाएगा और आपके पास कीबोर्ड होगा। तो उस टर्मिनल की मदद से आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर कहीं कोई रिमोट लॉगिन से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सेंट्रल डेटाबेस यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा डेटाबेस है जो सेंटर में रखा हुआ है, और जितने भी रिमेनिंग डिवाइसेस होंगी जो इसको एक्सेस करना चाहती हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या करेंगे, इससे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपकी डिवाइसेस आ गई। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस स्टार टोपोलॉजी, इस सेंटर के अंदर आपका डेटाबेस रखा हुआ है, जिसको बाकी की डिवाइसेस कैसे यूज करेंगी, या तो टर्मिनल्स की मदद से या रिमोट लॉगिन की मदद से। ठीक है, इसको अपडेट करना काफी आसान होता है। पहले डायग्राम बना लो आप, फिर मैं लिखवा दूंगा। डायग्राम बना लिया, इसको लिख लीजिएगा। इसको अपडेट करना आसान होता है, और दिक्कत क्या आएगी इसमें, मतलब वही बिल्कुल स्टार वाला सेंटर फेल तो सब फेल। अगर आपका सेंट्रल सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो ठप हो गया ना सारा मामला ही। तो इसलिए बस इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेंट्रल कंप्यूटर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इफ सेंट्रल सिस्टम is disconnected, then complete system, पहले ऐसे लिख दो। ठीक है, तो इसमें लिख लो, अगर सेंट्रल कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो स्केलेबल नहीं है, एक तरह से आप ये कह सकते हो, है ना। अगर सेंट्रल कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बस एक ही लाइन याद रखनी थी, नाम ही सेंट्रलाइज्ड, इसका मतलब डेटाबेस एक ही जगह रखा हुआ है। तो जिसको भी डेटाबेस को यूज करना होगा उस सेंटर जगह से जाके एक्सेस करना होगा, बाकी कहीं ना इसका कोई रेप्लिका रखा हुआ है, ना ही इसका कोई और वर्जन रखा हुआ है।
तो यू हैव टू एक्सेस एवरीथिंग फ्रॉम दैट पार्ट, बस, और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चले आगे, दूसरा लिखो। तो दूसरा आपके पास आता है पहला। तो नाम से सिंपल सा समझ में क्या आएगा कि पहले डेटाबेस उन डेटाबेसेस के लिए होता है जो बहुत बड़े डेटाबेसेस होते हैं। पहले सुन लो फिर मैं लिखवा दूंगा। पहला डेटाबेसेस वहां काम आएगा जहां पे बहुत बड़े डेटाबेसेस को हमें फास्ट एग्जीक्यूट करना हो। डेटाबेस बड़ा है और फास्ट एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक तरह से, मतलब और जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट है उसको इंडिविजुअली पहले सीपीयू से एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो इस सिस्टम में कई सारे सीपीयूज होते हैं, मल्टी सीपीयू बेस्ड सिस्टम होता है, मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं इसमें, और हर एक सीपीयू एक साथ क्या करेगा, किसी भी डेटाबेस का एक पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और एट द एंड सबको ऐड करके आपको प्रोसीड कर देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। तो लिखो इसमें तो लिखो इस सिस्टम में हम बड़े डेटाबेस को इस सिस्टम में हम बड़े डेटाबेस को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस सिस्टम में बहुत ही बड़े डेटाबेस को कम टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में ज्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम केसेस के अंदर इस सिस्टम में आपके पास में सबसे पहले तो मल्टी प्रोसेसर्स होंगे। ठीक है, अगर आप पहले डेटाबेसेस को सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आपके पास में आपके सीपीयूज बहुत सारे होंगे, पहली चीज। दूसरा, ज्यादातर हम यहाँ पे जो मेमोरी यूज करते हैं वो शेयर्ड मेमोरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, शेयर्ड मेमोरी। कि आपकी एक कॉमन मेमोरी आएगी जिसके अलग अलग हिस्से बने होंगे, और उस अलग अलग हिस्सों को क्या कर रहा होगा, कोई रिसोर्स यूज कर रहा होगा। और जो भी आपके रिसोर्स होते हैं, ठीक है, रिसोर्स यानी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो आपके शेयर्ड भी हो सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इसके भी क्या अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो अपन ज्यादा नहीं जाने की नीड है, मैं भी डायग्राम से समझाऊंगा, लिख लो। देखो इस सिस्टम में हम देखो इस सिस्टम में हम इस सिस्टम में हम पहले लिखो मल्टी प्रोसेसर का यूज करते हैं, या इस प्रोसेसर में ऐसे लिख दो, इस सिस्टम में हम निम्न का यूज करते हैं। तो बार बार मुझे यूज नहीं लिखवाना होगा। इस सिस्टम में हम निम्न का यूज करते हैं। इसमें हम निम्न का यूज करते हैं, तो पहला लिख लो मल्टी प्रोसेसर। कि आपका सिस्टम जो भी होगा वो मल्टी प्रोसेसर होगा, या फिर आप ये लिख सकते हो मल्टीपल सीपीयूज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाएगा मल्टीपल सीपीयूज। दूसरा, यहाँ जो मेमोरी आती है वो शेयर्ड मेमोरी आती है, SHARED, शेयर्ड मेमोरी। और जो भी आपके रिसोर्सेज आएंगे वो शेयर्ड भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझाता हूँ, लिख लो एक बार।
लिख लिया? देखो अब यहाँ क्या होगा, इसका जो एक एवरेज सा डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है। अगर आप इस डेटाबेस को बनाते हो तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगी, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास शेयर्ड मेमोरी आ गई, यहाँ पे आपके पास में अलग अलग सीपीयूज लगे हुए हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास अलग अलग रिसोर्सेज या टर्मिनल्स लगे हुए होंगे। ठीक है, अब कोई भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज कर रहे होंगे ना, तो कोई भी रिसोर्सेज में मान लीजिए मैं इनपुट डिवाइस की ही बात कर रहा हूँ, तो अलग अलग जगह से आपके इनपुट्स आते रहेंगे। ठीक है, वो एक ही मेमोरी में स्टोर होते रहेंगे और फिर वो एक साथ क्या करते हैं, एक साथ इन सीपीयू से अलग अलग एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये आपके सीपीयूज हैं अलग अलग। ठीक है, कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है, इस रफली मैं आपको बता दूं, तो लिख लो। चलिए डायग्राम बना लो पहले। ठीक है, तो पैरेलल का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे होगा क्या, आपका जो डेटाबेस है, शेयर्ड मेमोरी का मतलब डेटाबेस तो एक ही है ना, बड़ो बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो इस बड़े डेटाबेसेस को अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया जाएगा और तोड़ने के बाद में हर एक पार्ट को एक सीपीयू को दे दिया जाएगा। तो पहले वाला सीपीयू किसी अलग पार्ट पे काम कर रहा है, दूसरे वाला सीपीयू किसी अलग पार्ट पे काम कर रहा है, लेकिन एक अच्छी बात क्या है, सारे एक साथ काम करते हैं। अरे वो सीपीयू करेगा एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूशन तो सीपीयू करता है ना, सारे एक साथ करेंगे। मल्टी सीपीयूज है तो एक साथ, इससे कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग ना, वो तो डिस्कस थोड़ा कर भी चुके हैं। तो यहाँ पाइपलाइनिंग का जनरल मतलब क्या हुआ कि अगर एक सीपीयू अगर काम करेगा तो जब पहला काम करेगा तब तक तो सब कर चुके होंगे। नहीं, नॉर्मली तो हम क्या यूज करते हैं, वन बाई वन, कि एक सीपीयू काम करेगा, ठीक है, उसके बाद या तो दूसरा सीपीयू काम करेगा या एक ही सीपीयू उस डेटाबेस पे काम करेगा, तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मान लीजिए आपके पास में 10 सीपीयू लगे हुए हैं, तो एक सीपीयू उस कैलकुलेशन को करेगा तो 10 घंटे लगेंगे। तो पहला सीपीयू अगर मान लीजिए उस काम को 1 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में 10 के 10 काम हो जाएंगे, तो आपके 9 घंटे बच गए। तो अभी एक एक घंटे ले तो अलग अलग रहे हैं, बट एक साथ। ठीक है, तो लिख लो, डायग्राम बना लिया, तो लिखो इस सिस्टम में डेटाबेस के मल्टीपल पार्ट्स को, इस सिस्टम में डेटाबेस के मल्टीपल पार्ट्स को इस सिस्टम में डेटाबेस के मल्टीपल पार्ट्स को अलग अलग सीपीयू द्वारा एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। अलग अलग सीपीयू द्वारा एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। हाँ हाँ, वो तो फिर शेयर्ड मेमोरी है या आईपीसी है, वो तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे इसमें। वो तो जो ओएस काम करता है वही वाला ओएस वाले कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, जिससे आगे एक लाइन और लिख देना, जिससे इसका स्पीड बढ़ जाता है, जिससे इसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो कई बार एक कॉमन सी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही बनते हैं कि पैरेलल डेटाबेस होता क्या है, तो समझा पाओगे? इतनी सारे फीचर्स जो आपको समझ में आनी चाहिए वो समझाई दिया। चलो आगे।
तीसरा तो कॉमन है, वो तो आप पढ़ ही रहे हो, आप पढ़ते ही हो अलग अलग जगह, फिर भी एक बार समझ लो इसको भी। क्लाइंट सर्वर सिस्टम या क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। तो सिंपल सा इस सिस्टम में समझ में आ ही रहा है कि इन दिस सिस्टम, या इन दिस सिस्टम ला लिख के आप ये लिख दो, दिस सिस्टम is mainly divided in two parts। ठीक है, यहाँ पे अब जो भी हमारे डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटी थी वो हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक हो जाएगा क्लाइंट और एक हो जाएगा सर्वर। तो लिखो, देखो इस सिस्टम या यह सिस्टम यह सिस्टम मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। यह सिस्टम मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है, सिंपल से हम क्या कहते हैं, सेंड रिक्वेस्ट, और सर्वर क्या करता है, सेंड रिस्पॉन्स। बस ये लिख दो, अभी तो शॉर्ट में, फिर इसके अंदर भी जाते हैं। ठीक है, तो यह सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला क्लाइंट और दूसरा सर्वर। तो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, और सर्वर क्या करेगा, उसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो सिंपल जो आपका टिपिकल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, वो इसी तरह से होगा कि सबसे पहले आपने इधर क्या भेजा, रिक्वेस्ट, और जैसे रिक्वेस्ट आपका ग्रांट हो गया, बदले में आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। तो यहाँ आपका रिक्वेस्ट जाएगा और यहाँ से आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो रिक्वेस्ट कौन भेजता है, क्लाइंट, और रिस्पॉन्स कौन भेजता है, सब। ठीक है, जो बेस है आपके वेब टेक्नोलॉजीज का, नेटवर्क का। ना ना, इसमें कोई रेप्ले, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, डेटाबेस है, उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। देखो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो इसमें क्या आता है आपका, वन टायर, टू टायर, थ्री टायर, और आपका एन टायर। ठीक है, तो जो भी आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, मेनली हम उसके चार अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं, वन टायर, टू टायर, थ्री टायर और एन टायर। तो लिख लो। अब टायर्स का सिंपल सा मतलब आपके लेवल्स, मतलब जो भी आपके क्लाइंट और सर्वर वाले कंपोनेंट्स हैं, वो आपने कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं या कहाँ कहाँ रखे हैं, और उनके अलग अलग प्रोविजंस हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी सिक्योरिटी, वो सारी, वो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। निकला, चलो अब वन बाय वन देखो। सबसे पहले बात करते हैं वन टायर के। ठीक है, तो वन टायर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ सब कुछ एक ही जगह होता है, एवरीथिंग इज वन प्लेस। तो वन टायर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इन दिस सिस्टम एवरीथिंग इज
एट 1+। अब यहाँ एवरीथिंग का मतलब किससे है? यहाँ एवरीथिंग का मतलब है यूआई से। बेसिकली आप वहीं पे क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, वहीं पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आपको सब कुछ एक ही जगह से मिल रहा है। तो एक ही सिस्टम में आपके पास सारा का सारा काम हो रहा है। ये आपका सिस्टम है, इसमें कोई डिविजन्स नहीं है। यही आपका यूआई आ रहा है, यहीं से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, यहीं से आप रिस्पॉन्स लेके आ रहे हो। तो सब कुछ आपका एक ही जगह पे आ गया। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं वन टायर। इसमें कोई चीज स्प्लिट नहीं होती है। और ये कहाँ होता है? आपके स्टैंड अलोन कंप्यूटर में, या ऐसे सिस्टम की आप बात कर रहे हो जहां पे आपको सर्वर बनाना नहीं पड़ता, जहां पे आपको सर्वर बनाना नहीं पड़ता। और ऐसा कहाँ होता है? आपके एमएस सक्सेस में। यूज किया एमएस सक्सेस को? तो एमएस सक्सेस में किसी सर्वर का नीड नहीं होता है। आपको कोई भी क्वेरी लिखना है, वो सॉफ्टवेयर के इंटरनल पार्ट में एग्जीक्यूट होता है, बट आपको अलग से कोई सर्वर नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ता। लाइक अगर आपने बैक एंड या फ्रंट एंड पे काम किया है, तो वहां आपको सर्वर बनाना पड़ता है। वो भले ही लोकल सर्वर बनाओ, आप जैम बनाओ, पीएचपी वैम बनाओ, टॉमकेट बनाओ, आपके अलग अलग सर्वर्स है। तो यहाँ पे कोई सर्वर का कंसेप्ट ही नहीं है। इसलिए हमने क्या बोला, सब कुछ एक जगह ही आ गया। तो सब कुछ एक ही जगह आ गया, तो इसे वन टायर बोल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखना चाहो, बस ये एक लाइन लिख लीजिएगा, एमएस एक्सेस। तो लिख लो। देखो इस इस आर्किटेक्चर में, इस आर्किटेक्चर में सब कुछ एक ही जगह होता है। इस आर्किटेक्चर में सब कुछ एक ही जगह होता है। सब कुछ एक ही जगह होता है। लाइक यूआई, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा, है ना? तो इस सिस्टम में सब कुछ एक ही जगह पे होता है। ठीक है, कुल मिला के आप ये कह सकते हो नो सर्वर है। तो डायरेक्टली आपको कोई सर्वर नहीं बनाना है यहाँ पे, तो देयर इज नो सेपरेट सर्वर। ठीक है, तो इसमें सब कुछ एक ही जगह होता है, जैसे कि यूआई, रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स, तो सब एक जगह आ ही गया। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप एमएस एक्सेस का, और एक लाइन और लिख दीजिएगा कि इसमें अलग से कोई सर्वर नहीं होता। ठीक है, इसमें अलग से कोई सर्वर नहीं होता। देख लिया? दूसरा लेके टूटर। तो अब इसमें टू टायर आ गया, मतलब अब आपके क्लाइंट और सर्वर अलग अलग होने लग जाएंगे। तो लिखो, देखो इसको, देखो इस सिस्टम में, इस सिस्टम में दो लेवल्स होते हैं। इस सिस्टम में दो लेवल्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन या डेटाबेस, या आप सिंपल सा ये कह सकते हो फ्रंट एंड और बैक एंड, मतलब सिंपल समझने के लिए। तो यहाँ पे अब आपके वो दोनों लेवल्स अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है,
आप अगर लोकल के अंदर कोई भी अगर वेबसाइट पे काम कर रहे हो जहां आपने लोकल में अपना एक सर्वर बना रखा है, लोकल में अपना एक सर्वर बना रखा है, ठीक है। तो लोकल में अगर आपने कोई सर्वर बना रखा है तो अब आप सर्वर साइड से क्या काम करवाओगे? जो आपके सर्वर, अब सर्वर साइड में तो आप लिख ही रहे हो ना कोड। तो सर्वर साइड अगर आप कोड लिख ही रहे हो, लाइक आप पीएचपी में, जावा में, पाइथन में, किसी में भी कोड लिख रहे हो, तो उसी के साथ में थोड़ा बहुत यूआई का पार्ट तो आ ही जाता है। अरे बिना एचटीएमएल के तो कुछ लिखा ही नहीं जाता। तो छोटा मोटा कोड वो आ जाएगा, लेकिन डेटाबेस का कोड, डेटाबेस कहाँ होगा? अलग होगा। तो डेटाबेस हमने अलग बना दिया है। तो हम यहाँ पे टू टायर में क्या कहना चाह रहे हैं कि डेटाबेस सर्वर हमारा अलग रखा हुआ है। टू टायर का जनरल मतलब ऐसा होगा कि आपका डेटाबेस हमने अलग रखा हुआ है, ठीक है। डेटाबेस के अलावा जो कोड बच गया, जितना भी आप कोड लिख रहे हो एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारा का सारा एप्लीकेशन यहाँ आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को कभी भी डेटाबेस एक्सेस करना होगा तो ये सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर उसे बदले में क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? जब आप लोकल सर्वर बनाते हो। ये भी सिस्टम एक ही है, पर इस सिस्टम में अब आपका लोकल सर्वर आ जाएगा। तो लोकल सर्वर बना के अगर आपने कोई भी फुल स्टैक पे काम किया है, वो सारा का सारा टू टायर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें लिख लो एग्जाम्पल के लिए, बस इसके एग्जाम्पल में यही लिख दीजिएगा, लोकल सर्वर। तो जब भी आप लोकल सर्वर पे काम करोगे तो लोकल सर्वर हमेशा आपको टू टायर ही देते हैं। हाँ, ये स्पेलिंग एक बार सही कर दो, ये ई एन डी आएगा ना, फ्रंट एंड और बैक एंड, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ठीक है, अब यहां तक भी दिक्कत क्या थी? यहां तक भी दिक्कत ये थी कि चलो डेटाबेस तो आपने अलग रख दिया, बट डेटाबेस को अलग रखने के अलावा अब आपने यहाँ से अपना यूआई का कोड और एप्लीकेशन का कोड सारा एक जगह रखा हुआ है। टू टायर के अंदर जब भी आप कोड बनाओगे तो आपका एप्लीकेशन का कोड और यूआई का कोड तो एक ही जगह रखा हुआ है। डेटाबेस को जब आप एक्सेस करोगे तो उसके लिए आपने कोई एमएस एक्सेस या सॉरी एमएस सर्वर या ऐसा कोई डेटाबेस बना रखा होगा, उसका डेटा आपने अलग रख रखा होगा। तो सर्वर कहीं चलेगा, वो डेटाबेस से एक्सेस कर करके लेके आएगा। तो डेटाबेस वाला फाइल अलग रखा हुआ है, बट बाकी सारा फाइल एक जगह रखा हुआ है। तो उससे क्या हुआ? आपको सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही, क्योंकि फ्रंट एंड में ये तो हमने भी देखा है कि HTML CSS और JS का कोड तो पब्लिक होता है, उसको तो राइट क्लिक करके व्यू करोगे तो भी दिख जाएगा। बट आपके जो एप्लीकेशन वाले कोड होते हैं, जो एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए बनाए जाते हैं, वो थोड़ी हम पब्लिक कर देंगे। अगर वही आपने पब्लिक कर दिया तो कोई भी आपकी वेबसाइट का रेप्लिका सेकंडों में बना लेगा। तो हमारा कोई यूआई चुरा ले उससे हमें गम नहीं है, बट फंक्शनलिटी ना चुरा पाए। तो इसी से थोड़ी सी चीजों को इनहेंस करने के लिए या सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने थ्री टायर बनाया था कि अब हम एक काम करते हैं, सिक्योरिटी बना देते हैं, और जब प्रेजेंटेशन की बातें आएंगी, यूआई की बातें आएंगे, तो भैया डिजाइन चुरा लो, लेकिन फंक्शनलिटी आप कभी नहीं चुरा पाओगे। तो इसीलिए इसका अगला लेवल बना, और दैट्स अ थ्री टायर आर्किटेक्चर, जो कहाँ काम आता है आपके, जो आपके वेब में काम आता है। और जनरल आपका वेब का दुनिया वो सारा का सारा थ्री टायर ही तो होता है मिनिमम। अब थ्री के अलावा आप क्लाउड जैसी चीजों में जाओगे तो चीजें और टायर्स बन जाएंगे। एप्लीकेशन के एपीआईज लिखोगे, वो अलग अलग जगह से आने लग जाएंगी, तो आपका वो चीजें अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी। कौन सी भी मैं बता देता हूँ, वेट अ मिनट एक बार, तो लिखो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन लेवल्स आ जाएंगे। पहला आपके पास में आ जाएगा प्रेजेंटेशन लेवल, दूसरा आपके पास में आ जाएगा एप्लीकेशन लेवल, और तीसरा आपके पास में आ जाएगा डेटाबेस। ये तीन आपने अलग अलग लेवल बना दिया। तो जो भी आपका यूआई वाला पार्ट है, यूजर इंटरफेस वाला पार्ट, वो सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, जो दिखेगा आपको।
जो आपको दिखेगा। तो हमें क्या बोला कि भैया जो आपको देखना है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे है और ये दुनिया देख सकती है, कोई पंगा नहीं है। लेकिन जब आप असली में किसकी बात करते हो, जब आप बात करते हो बिजनेस लॉजिक्स की, बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग। यू हैव टू राइट योर ऑन फंक्शंस। तो जब आप बिजनेस कॉलिंग की बात करोगे, आप फंक्शन कॉलिंग की बात करोगे, वो आपकी बैकएंड की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो बैकएंड की लैंग्वेज वाले कोड हम किसी को पब्लिक नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोला, वो भाई वो अलग ही छुपा दो, वो किसी को दिखाओ ही मत। और तीसरा आपका डेटाबेस है, तो यहाँ पे आपका डेटाबेस जो भी होगा वो यहाँ पे सिस्टेमेटिक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, अब हमने ये बोला कि यूजर सबसे पहले यहाँ है, फिर वो यहाँ आएगा और फिर वो यहाँ आएगा। तो तीन अलग अलग लेवल्स बन गए। सबसे पहले हम यहाँ यूजर को बोलेंगे यूआई देख ले भाई तू। तो यूआई देख के वो उसको क्या समझ में आ जाएगा, सारा का सारा डिजाइन विजाइन समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से अगर वो कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, सुनना, अगर वो यहाँ से कोई भी चीज रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्या सीधा डेटाबेस तक आ सकता है? नहीं आ सकता। हमें यहाँ पे मिडलवेयर बनाना ही पड़ेगा। तो मिडल में हमारा कौन है, बिजनेस लेयर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे बिजनेस लॉजिक लिखे हुए होंगे, ठीक है। और इस बिजनेस लॉजिक के अंदर अगर आपका लॉजिक सही है, अथेंटिकेटेड हो, आप वैलिड यूजर हो, तो उसके बाद में जाके आपको कहीं पे आपके डेटाबेस को एक्सेस करने का परमिशन मिलेगा, ठीक है। नहीं तो यूआई से आप सीधा का सीधा डीबीएमएस तक नहीं आ सकते। सो इट इनहेंस द सिक्योरिटी। तो यहां से अब आपका सिक्योरिटी इनहेंस हो गया, और इसीलिए दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर आर्किटेक्चर इन योर इंटरनेट। वेब की दुनिया में यही यूज किया जाता है। नहीं, क्लाइंट सर्वर वो नेटवर्क का अलग चीज है, मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूं। यहां हमने क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या बोला, क्लाइंट सर्वर का मतलब हमारे लिए ये हुआ कि सर्वर का मतलब हमारे लिए ये दोनों रहे, और क्लाइंट का मतलब ये दोनों रहा, ठीक है। लेकिन जब हमने इनकी बातें की तो हमने क्या किया, पहले हम क्या कर रहे थे कि डेटाबेस तो हमेशा ही अलग है, डेटाबेस तो हमें अलग से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस को तो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ इंबेड कर ही नहीं सकते ना, वो तो अलग से एक सॉफ्टवेयर है। फिर आपको अलग से कोई कन्वर्जन लगा लगा के जो कॉल आप कर रहे हो वहां से आप कॉल करोगे। तो यहां हमने क्या बोल दिया कि अगर आप यहाँ क्लाइंट और सर्वर की बात कर रहे हो, तो ये रहा आपका क्लाइंट जो आपको सिर्फ रिक्वेस्ट भेजेगा। उसे जो भी रिक्वेस्ट भेजी है वो किसी ना किसी डेटाबेस को एक्सेस करने का होगा, पर वो सीधा डेटाबेस पे ना जाके उसके लिए हमने हमारी साइड से कुछ फंक्शंस बना रखे हैं जो सिक्योरिटी को, ऑथेंटिकेशन को इनहेंस करेंगे। और जैसे ही आप वैलिड यूजर हो, ऑथेंटिकेट यूजर हो, फिर आप उस सर्विस के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हो, तब जाके हम उसके लिए डेटाबेस को ओपन कर देंगे कि ठीक है, जिस भी बंदे ने रिक्वेस्ट किया है अब वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तब यहां से भी डेटा आएगा और फिर रिवर्स ऑर्डर में इससे होता हुआ और यूजर के पास चला जाएगा। तो यही है क्लाइंट सर्वर। बट इस क्लाइंट सर्वर में हमने अलग अलग अंदर की साइड में लेवल्स बना दिए। चलो, अरे क्लाइंट सर्वर ही है, ये भी क्लाइंट सर्वर ही है। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात से। मैं दो अलग अलग डब्बे बनाता हूँ, वो क्लाइंट सर्वर का मीनिंग नेटवर्किंग के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। यहाँ क्लाइंट और सर्वर का मतलब होता है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो आपने एक सिस्टम में रिक्वेस्ट भेजा और उसी सिस्टम से आपको रेस्पॉन्स आ गया, बट देयर इज नो सर्वर, देयर इज नो सर्वर। तो उसे पर कहते हैं वन टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। दूसरा आपने बोला कि आपने सिस्टम एक ही रखा, उस सिस्टम में आपने रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर यूज किया और रेस्पॉन्स भेजने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर यूज किया। ऐसे ही तो करते हो आप, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अब आपका सर्वर बीच का कड़ी है ना, अब आपने एक लोकल सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। अब उस लोकल सर्वर का काम क्या है, उस लोकल सर्वर का नॉर्मल काम क्या होता है, या तो आपको डेटाबेस की क्वेरी नहीं लगा रहे हो तो आपके बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो। आपके बिजनेस लॉजिक को बिना सर्वर के एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपने अगर जैम वैम्प कुछ इंस्टॉल ही नहीं कर रखा है ना, और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करो, कर लोगे? तो मैं वही कह रहा हूँ। तो आपका जो लोकल सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके आगे प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के लिए उसके अलग अलग यहाँ पे लेवल्स बना रखे कि यहाँ तो दो ही लेवल थे, यहाँ हमने सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए जो दूसरा वाला पार्ट था, दूसरा वाला पार्ट इसको और ज्यादा एडवांस कर दिया बस। और इसमें स्पेशल कुछ नहीं है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको हटाना मुझे इसको था। अब आगे जैसे अब आप और आगे जाओ, अब एंड टायर में क्या हुआ होगा, तो एंड टायर के अंदर ये जो बिजनेस वाले लॉजिक से इसको भी तोड़ दिया। अब आप अलग अलग एपीआई लिखने लग गए ना,
अब अलग अलग, जैसे अगर आप एपीआई के बारे में जानते हो तो आपको पता है कि एपीआई अगर एग्जीक्यूट होंगी तो हर एक एपीआई अपने अपने डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एन टायर्स के अंदर क्या कर दिया, इसको, यानी ये जो आपका बिजनेस वाला जो आपका था इसको और एग्जीक्यूट कर दिया, तोड़ दिया, और तोड़ तोड़ के इतने सारे टायर्स बना दिए कि अब आप और ज्यादा सिक्योरिटी को एनहेंस कर सकते हो। मतलब आप अपने एपीआई को भी सिक्योर कर पा रहे हो, आप अपने अलग अलग डेटाबेसेस को भी सिक्योर कर पा रहे हो। तो यहाँ पे हर एक लेवल के अंदर आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई है। ठीक है, ये आपका काम हुआ एंटायर के अंदर, बस इस एंटायर में थोड़ा सा लिख लो। बस इसमें आप ऐसे लिख लो, लिखो एंटायर आ गया इस सिस्टम में, इस सिस्टम में हमने इस सिस्टम में हमने एप्लीकेशन लेवल और डेटाबेस लेवल को, एप्लीकेशन लेवल और डेटाबेस लेवल को, एप्लीकेशन लेवल और डेटाबेस लेवल को और सब डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे और सब डिवाइड कर दिया, तो यहां से आपका यूआई वाला पार्ट तो अभी भी एक ही रहेगा, इसको तो आप तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन जैसे अब आपने यहाँ से बिजनेस लॉजिक की बात किया, तो अब आपने बिजनेस लॉजिक के लिए अलग अलग एपीआई लिखने स्टार्ट कर दी। ठीक, ठीक है, डेटाबेस लॉजिक लिख लो इसको। देखो इसमें एप्लीकेशन लेवल और डेटाबेस लेवल को और डिवाइड कर दिया। तो और डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये यूआई आ गया, ये आपका बिजनेस लॉजिक एक ही ला, अब इस बिजनेस लॉजिक के भी लेवल्स बना दिए, और ये हो सकता है आपका डेटाबेस एक ही था, इसके भी और लेवल बना दिए। तो उससे हुआ क्या, चीजें और टूट गई हैं तो और ज्यादा सिक्योरिटी बन गई। तो जितनी ज्यादा चीजों को छोटा छोटा तोड़ के लिखोगे, उतनी आपकी एपीआई और सब डिविजन ज्यादा सिक्योर होंगे। तो आज के टाइम पे आप एन टायर्स को यूज लेते हो। हाँ, बिल्कुल। अब क्लाउड्स में जा रहे हो, क्लाउड में अलग अलग एपीआईज हैं, अलग अलग डेटाबेसेस हैं, तो वो अलग अलग जगह रिफाइन होके जाएंगे प्रॉपर परमिशन के साथ में। ठीक है, ये लिख लो यूआई आ गया, ये आपके बिजनेस लॉजिक के सब डिविजन आ गए। अब एंटायर इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसको कितना तोड़ना, इट इज अप टू यू। तीन से ज्यादा कितना ही तोड़ दो, अब चार भी करोगे तो भी एंड टायर है, पांच भी करोगे तो भी एंड टायर है, छह भी करोगे तो भी एंड टायर है। तो चार टायर पांच टायर नहीं होता है यहाँ पे, तीन के बाद में सीधा एंड टायर ही आते हैं। और ये बस आप अपने लाइन के लिए एक ही लिख देना कि जो भी आपका मॉडर्न क्लाउड सिस्टम है ना, वो सारा का सारा इसी को यूज करते हैं। तो आज के टाइम पे तो डेटाबेस सारे के सारे हम क्लाउड पे रखने लग गए ना। अब आप रिमोटली एक्सेस करना चाहोगे तो रिमोट के लिए पहले हम सर्वर खरीदते थे, है ना, बट सर्वर में सबसे बड़ी दिक्कत लोड था, प्रॉपर लोड नहीं आता था, क्रैश हो जाता था। तो अब क्लाउड ने हमें क्या दे दिया, इलास्टिसिटी दे दिया। तो उस इलास्टिसिटी के लिए अब यहाँ पे क्लाउड का यूज करने लग गए। देख लिया है ना, एग्जाम्पल पे अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो तो एग्जाम्पल लिख लेना है। नहीं, वो लोड बैलेंसिंग यही तो है।
आप समझो बिजनेस, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ इसको भी आप तोड़ सकते हो, आप इसको भी तोड़ सकते हो, यहाँ इन दोनों को फ्रीडम दिया गया है। अगर आपको ये नहीं तोड़ना तो डेटाबेस आपका टूट जाएगा। अब आपने डेटाबेस अलग अलग जगह लिख रखा है, बट इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी है। अब नीड किसकी है वो इट इज अप टू योर सेटअप होगा। अब आपने जब वहां पे डाला होगा, अब आप अलग अलग एपीआईज लगा रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ अब अलग अलग एपीआईज को आप अलग अलग डेटाबेसेस से कॉल कर रहे हो, तो मल्टीपल एआईज अगर अलग अलग डेटाबेसेस के लिए लगी हुई है, तो आपने अलग अलग बिजनेस लॉजिक के लिए अलग अलग डेटाबेसेस दे दिए, और एक ही जगह से डेटा आ रहा है, तो फिर आपने आपने इस लॉजिक को तोड़ा लेकिन इसको नहीं तोड़े। तो इस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं, इसलिए मैंने कहा सारा एक साथ लिखवा दिया। एक लास्ट और लिख लो। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में अब आप क्या कहोगे कि अब हमारे डेटाबेस को अब अलग अलग लोकेशंस पे रख रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे रखा हुआ है, वही लोड बैलेंस कम करने के लिए। जैसे सिंपल सा आपका प्रोटोकॉल होता है डीएनएस प्रोटोकॉल। डीएनएस का नाम सुना है, डोमेन नेम्स, वो कैसा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ही तो होता है बेसिकली। तो डीएनएस ने इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि अगर आपको एक जगह डेटा नहीं मिला है, लोड हो गया या सर्वर काम नहीं कर रहा, तो नियर बाय टीएलबी पे आपको नहीं, वो लोड बैलेंसिंग यही तो है। आप समझो बिजनेस, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ इसको भी आप तोड़ सकते हो, आप इसको भी तोड़ सकते हो, यहाँ इन दोनों को फ्रीडम दिया गया है। अगर आपको ये नहीं तोड़ना तो डेटाबेस आपका टूट जाएगा। अब आपने डेटाबेस अलग अलग जगह लिख रखा है, बट इन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी है। अब नीड किसकी है वो इट इज अप टू योर सेटअप होगा। अब आपने जब वहां पे डाला होगा, अब आप अलग अलग एपीआईज लगा रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ अब अलग अलग एपीआईज को आप अलग अलग डेटाबेसेस से कॉल कर रहे हो, तो मल्टीपल एआईज अगर अलग अलग डेटाबेसेस के लिए लगी हुई है, तो आपने अलग अलग बिजनेस लॉजिक के लिए अलग अलग डेटाबेसेस दे दिए, और एक ही जगह से डेटा आ रहा है, तो फिर आपने आपने इस लॉजिक को तोड़ा लेकिन इसको नहीं तोड़े। तो इस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं, इसलिए मैंने कहा सारा एक साथ लिखवा दिया। एक लास्ट और लिख लो। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में अब आप क्या कहोगे कि अब हमारे डेटाबेस को अब अलग अलग लोकेशंस पे रख रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे रखा हुआ है, वही लोड बैलेंस कम करने के लिए। जैसे सिंपल सा आपका प्रोटोकॉल होता है डीएनएस प्रोटोकॉल। डीएनएस का नाम सुना है, डोमेन नेम्स, वो कैसा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ही तो होता है बेसिकली। तो डीएनएस ने इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि अगर आपको एक जगह डेटा नहीं मिला है, लोड हो गया या सर्वर काम नहीं कर रहा, तो नियर बाय टीएलबी पे आपको भेज देता है। उस तरह से काम होता है। टीएलएस पे लिखो इसमें।
पहले लिखो, लिखो इस सिस्टम में डेटाबेस को हम, अरे लिखो जल्दी, इस सिस्टम में डेटाबेस को हम अलग अलग लोकेशंस पे रखते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे रखते हैं। डेटाबेसेस को हम अलग अलग लोकेशंस पे रखते हैं, जहां पे हर एक लोकेशन, जहां पे हर एक लोकेशन एक वर्किंग यूनिट होती है। जहां पे हर एक लोकेशन एक वर्किंग यूनिट होती है। वर्किंग यूनिट यानी सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह। आप इसे अपने लिए ऐसे समझ लो कि ये क्या है, ये सेंट्रलाइज डीबीएमएस है। तो सेंट्रलाइज डीबीएमएस का मतलब क्या हुआ कि एक जगह डेटाबेस रखा हुआ है। ऐसे अब हम ये कह रहे हैं कि डेटाबेस को हमने अलग अलग तोड़ दिया। तोड़ दिया किसके हिसाब से? कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगरी के हिसाब से तोड़ के अलग अलग डेटाबेसेस को अलग जगह रख दिया कि यहाँ पे एक डेटाबेसेस यहाँ है, एक डेटाबेसेस यहाँ है, एक डेटाबेसेस यहाँ है, और एक डेटाबेसेस यहाँ है। ये सारे के सारे डेटाबेस वर्किंग यूनिट है, मतलब सबका अपना एक सिस्टम है, सबका अपना सीपीयू है, सबका अपना एक मेमोरी है। तो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2, लोकेशन 3 और लोकेशन 4, इन सबको अलग अलग जगह रख दिया और आपस में सबको जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल कर लिया? इंटरनेट का। अब जोड़ोगे ना आपस में, तो आपस में जोड़ने के लिए आपने किसका इस्तेमाल कर लिया? विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्योंकि अगर आपने रिमोट रख रखा है तो जोड़ने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं नेटवर्क, या तो आपने कोई प्राइवेट नेटवर्क बना रखा होगा, मतलब इंटरनेट ना बोल के, हाँ यही क्लाउड है। अगर आप अपने अलग अलग डेटाबेसेस में सिस्टम को लगाना चाह रहे हो तो टेक्निकली क्लाउड भी यही है। तो यहाँ पे आप नेटवर्क वर्ड यूज कर लो, इससे बेटर वर्ड है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन चीजों को। तो पहले डायग्राम बना लो, फिर वो लिखवा देता हूँ। डायग्राम बना लो पहले। ये लिखो ऑल द लोकेशंस आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क। मैं लिख देता हूँ, एक बार डायग्राम बना लो, बोल देता हूँ। बना लिया? इसमें लिख लो सारी लोकेशंस को हम, सारी लोकेशंस को हम नेटवर्क से, सारी लोकेशंस को हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लोड आने ही नहीं दिया, तो लोड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। फिर यहाँ पे वही रेप्लिका और वो सारी चीजें बनती है, तो वो हमें ज्यादा जाना नहीं है। अब जब डीबीएमएस पढ़ते हो तो देखो, हम जो डीबीएमएस पढ़ेंगे वो आरडीबीएमएस है, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ते हो तो वो अलग से आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हो तो उसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। उसके अलावा आपके पास में होता है ओ आर डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा कर करके आपके अलग अलग डेटाबेसेस निकलते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ ये वाला पार्ट डिटेल से डिस्कस करना है। अब मैंने ये बोल तो दिया कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, होंगे कैसे, तो पूरा सब्जेक्ट है फिर, तो उस पर हमें जाना नहीं है। एक ओवरव्यू देना जरूरी था, कभी कभार पूछ लिया जाता है कौन सा डेटाबेस कैसा होता है।
तो आपको आइडिया दे दे। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से पहला चैप्टर खत्म हो गया। जैसे अपन बोलते हैं डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, उसमें सारी की सारी टर्म्स आ गई, सारे के सारे आपके मॉडल्स आ गए, सारे के सारे डेटाबेस के टाइप्स आ गए। ठीक है, अब हमारा गोल है वन बाय वन करके एक एक चीजों को पढ़ना। अरे वो तो मैं रेडी करके लेके आऊंगा ना, पुराने वाले पढ़े हैं वो तो ठीक है, अब नए एमसीक्यू चाहिए तो नए बनाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। जो थ्योरी आपको पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग मैं करवा दूंगा एमसीक्यूज में, टेंशन लो। यहाँ तक कि आपको 50 क्वेश्चंस करवा दूंगा। अब अगला ये जो है लिख लो। क्या? तो पुराने वाले क्वेश्चंस की पीपीटी अब यहाँ थोड़ी होगी, वो तो अब मैं 15 मिनट में पीपीटी मंगवाने बैठूंगा और वो सॉल्व भी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, जो टॉपिक चल रहा है चलने दो। लिखो अगला टॉपिक, ईआर मॉडल। तो इसका अभी थ्योरी आपको कुछ पॉइंट्स में तो मैंने दे ही दिया, फिर से आपको बता देता हूँ कितने डेवलप किया था। 2 लाइन की एक बार थ्योरी लिख लो। ठीक है, ये पीटर चैन ने 1976 में बनाया था, वो हमने लिख ही लिया कैसा है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए थे एक बार ये वापस से लिख लो। अब इसको आगे डिटेलिंग करते हैं इसके, तो लिख लो। इसको पीटर चैन ने 1976 में बनाया था, वो लिखवा दिया। दूसरा, यह एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पहला लिख लो इसको, इस मॉडल को पीटर चैन ने 1976 में बनाया था। इस मॉडल को पीटर चैन ने 1976 में बनाया था। ठीक है, आगे लिखो यह एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जो भी लिखेंगे डायग्राम्स में लिखेंगे। तो यह एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, या डायग्रामेटिक कोई यहाँ पे दूसरा नाम दिया जाता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यह डायग्रामेटिक या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। और कई बार ये तो बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है कि ई आर डायग्राम इज विच टाइप ऑफ मॉडल। तो या तो डायग्रामेटिक मिल जाएगा, डायग्रामेटिक ना दिखे तो याद रखना एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, लॉजिकल मॉडल नहीं है। लॉजिकल मॉडल तो रिलेशनल मॉडल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो इसीलिए स्पेशली मैंने ये पॉइंट लिखवाया है कि यह कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला लिख लीजिएगा, यह एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। लिख लिया, आगे लिख लो एक और। देखो डीबीएमएस को डिजाइन करने का, या लिखो यह डीबीएमएस को डिजाइन करने का फर्स्ट स्टेप है। यह डीबीएमएस को डिजाइन करने का फर्स्ट स्टेप है।
अब जो ये कंप्लीट हमारा आगे का फ्लो चलेगा वो ऐसा ही चलेगा कि सबसे पहले हम ईआर डायग्राम अभी पढ़ेंगे, पूरा का पूरा ईआर डायग्राम जैसे ही पढ़ेंगे इसके बाद में हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल मॉडल में। ठीक है, तो सबसे पहले ईआर मॉडल के साथ ही मैं आपको कन्वर्जन सिखा दूंगा ड्यूरिंग द क्लासरूम में। ये तो साथ साथ ही कुछ रूल्स हैं, वो सारे रूल्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे। अब ये जो भी आपका रिलेशनल मॉडल होता है ये डायरेक्ट यूज नहीं होता, तो हमें इसे सही करना पड़ता है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, खूब सारी रिडंडेंसी होंगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अब आपने जो बनाया है इसके अंदर कंटेन रिडंडेंसीज, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पे जो भी अब आपका मॉडल आया उसमें खूब सारी रिडंडेंसी आएंगी। अब उस रिडंडेंसी को हम कैसे हटाएं, तो उसको हटाने के लिए हम टेक्निक यूज लेंगे और उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो अब आप क्या करोगे, उस टेबल को डीकम्पोज करोगे, और जैसे ही अब आपने इसे डीकम्पोज करके रिडंडेंसी हटा दिया, राउट नाउ यू कैन यूज दिस डीबीएमएस फॉर योर एसक्यूएल, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो अब जाके आप उसे यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे ये आपका पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ाया जाएगा अब, यानी ईआर डायग्राम। उसके बाद में कन्वर्जन में साथ ही पढ़ा दूंगा अभी, ईआर डायग्राम के साथ ही सारे रूल्स। फिर आपको रिलेशनल मॉडल अलग से पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। जैसे रिलेशनल मॉडल आपको पूरा समझ में आएगा, अब इसमें खूब सारी रिडंडेंसी है, तो अब कैसे आप उसे डिकम्पोज करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे अब आप जो टॉपिक पढ़ोगे दैट इज एफडी प्लस नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो ये बैक टू बैक आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा चैप्टर है, ये पांचवा चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपका चौथा चैप्टर बन जाएगा, ये आपका पांचवा चैप्टर बन जाएगा। और इन दोनों को जैसे आप सीख लोगे अब यूज करना है, तो यूज करने के लिए डायरेक्ट एसक्यूएल ना पढ़ के पहले हम रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस पढ़ेंगे और फिर एसक्यूएल पढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरे डायग्राम में अब ये पूरा का पूरा आपका रिलेशनल डेटा मॉडल आ गया, अब हम पढ़ने वाले हैं। लिख लो, तो आपका काम पढ़ना है और मेरा काम पढ़ाना है। इसी क्लास में जब तक क्लास ले रहा हूँ चुपचाप पढ़ लिया करो। 2 घंटे का क्लास नहीं होता ढंग से, और उसमें भी तुम्हें कल पढ़ना होता है, आते ही क्यों फिर क्लास में तुम? हाँ, लिखो लिखो। हाँ, एक प्रोसीजर है, मतलब आगे क्या होने वाला है ये पूरा प्रोसेस है, लिख लो आप एक बार के लिए। कंप्लीट प्रोसेस अब जो आपका चलने वाला है ये उसका पूरा प्रोसेस है। तो आपके माइंड में एक पूरा पिक्चर बन जाना चाहिए कि हम आगे हम ऐसे पढ़ने वाले हैं। ये कन्वर्ट रिलेशनल मॉडल है, फिर कंटेन रिडंडेंसीज है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन के लिए आप ये दो टेक्निक यूज करोगे, पहला एफडी यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी, और साथ में आप पढ़ोगे नॉर्मलाइजेशन। तो ये दोनों एक ही टॉपिक होता है। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, तो एफडी प्लस नॉर्मलाइजेशन। क्या कर रहे हो? अच्छा, तो जिस दिन अगली बार 4 घंटे का क्लास होगा तब, 2 घंटे की क्लास में कोई बूस्टिंग नहीं चाहिए। लिखो 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 लिखो। अरे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, 5-10 मिनट है ना। अब देखो,
लिख लिया? देखो इसमें पहले समझ लो, तो अब ईआर मॉडल को हम पूरा पढ़ने वाले हैं, तो पहले जो सिंपल ईआर डायग्राम है या मॉडल है पहले वो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में इसका एक्सटेंडेड वर्जन जिसको बोलते हैं ईईआर, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। ठीक है, अब इनमें कॉन्सेप्ट है, ईआर मॉडल में हम बस 3 कॉन्सेप्टों को सीखने वाले हैं। पहला आपके एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, और रिलेशनशिप क्या है। अब इनमें जितनी भी वैरायटी हैं, डायग्राम्स हैं, एक्सेप्शंस है, रूल्स है, वो सारे पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो आपके पास आएगा स्पेशलाइजेशन, है ना, वो देख लेंगे बाद में, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, कैटेगराइजेशन एंड सो। ठीक है, वो सब इसी में। रिलेशनशिप के फिर अलग अलग टाइप्स होंगे, आपके डिग्री क्या है, फिर उसमें कार्डिनलिटी क्या है, वो सब पढ़ेंगे, वो रिलेशनशिप का पार्ट है। और ब्रॉडली आपको ऐसे ही याद रखना है कि ईआर डायग्राम में 3 ही चीजें पढ़नी होती है। चौथा कन्वर्जन है, मतलब अगर आप चौथा इसके अलावा अगर पढ़ोगे तो वो यहीं पे हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसको हम कन्वर्ट नहीं करते। तो यहाँ ईआर डायग्राम में आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और फिर कन्वर्जन, यानी इसको रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करोगे। स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन और कैटेगराइजेशन, कैटेगरीज बनाना। लिख लिया? तो इसमें सबसे पहले लिखिए एंटिटी। एंटिटी और एंटिटी सेट बेसिकली। तो देखिए एंटिटी का मतलब आपके लिए क्या होता है, एंटिटी मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, एंटिटी का जनरल मतलब आपके, आप अपने लिए एंटिटी को समझ सकते हो, एंटिटी मीन्स नाउन, किसी भी वस्तु, स्थान, दशा, भाव को हम संज्ञा कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट, है ना। तो एंटिटी मीन्स एनी नाउन, जो भी आपके दिमाग में नाउन आ रहा है वो नाउन ही आपका एट द एंड ऑब्जेक्ट बनेगा, और वही ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंटिटी होता है। तो एंटिटी का जनरल मतलब हमारे लिए क्या होता है,
तो एंटिटी इज ए ऑब्जेक्ट बेसिकली which have its independent identity। ठीक है, या शॉर्ट में आप ये कह सकते हो, लिखो लिखो लिखो, एंटिटी एक ऑब्जेक्ट होता है एंटिटी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका जिसका अपना खुद का आइडेंटिटी होता है, जिसका अपना खुद का आइडेंटिटी होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ जितने भी बैठे हो, आप सारे के सारे एंटिटी हो, क्योंकि आपका सबका खुद का अपना एक आइडेंटिटी है। ऐसा तो नहीं कि आप में से किसी को पहचानने के लिए किसी दूसरे से पूछना पड़े और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो। मीन्स तुम्हारा अपना एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसीलिए और सिंपल सा, अब यहाँ एंटिटी सेट, या फिर आप ये कह सकते हो एंटिटी है क्या, तो एंटिटी इज ए ऑब्जेक्ट बेसिकली। ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, एंटिटी इज ए नाउन। लिख लो। थोड़ा और अगर आपको समझना है तो आप एंटिटी को क्या कह सकते हो, नाउन कह सकते हो। हाँ बिल्कुल, संज्ञा। कि एंटिटी एक नाउन होता है। नाउन, अब नाउन को तुम्हें हिंदी में लिखना है, तुम लिख सकते हो संज्ञा होता है। आपको इतनी हिंदी आती है तो लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आता है एंटिटी सेट। पहले एक बार समझ लो, एंटिटी सेट का मतलब क्या हुआ। बिल्कुल, वो सारी की सारी एंटिटीज जिसका अपना खुद का कॉमन फीचर्स हो, वो सारी की सारी एंटिटी जिसका अपना खुद का कॉमन फीचर्स हो, उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटिटी सेट कहते हैं। तो एंटिटी सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी, आप ऐसा लिख दो। लिखो लिखो, एक जैसी एंटिटी के कलेक्शन को, एक जैसी एंटिटी के कलेक्शन को एक जैसी एंटिटी के कलेक्शन को हम एंटिटी सेट कहते हैं। ठीक है, अब आप सारे के सारे बैठे हो, तो अब अगर आपसे मैं डिटेल लेना चाहूंगा तो मैं आपसे क्या क्या पूछूंगा, आपका नाम, ठीक है, आपकी एज, आपका कोर्स कौन सा है, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यही तो सारा। अब इन सबको अगर मैं कॉमन एक ही वर्ड से बोलना चाहूँ तो मैं आप सबको स्टूडेंट बोल सकता हूँ। तो जब मैं स्टूडेंट वर्ड बोलूंगा तो ये क्या बन गया, ये कि सेट बन गया, क्योंकि अब मैं इसमें पढ़ने वाले उन सब बच्चों के बारे में बात कर सकता हूँ, और उन सब की क्या होगी, फीचर्स भी सेम होगी ना। तो वो सारी की सारी एंटिटी जो एक जैसी होती है, उन सबके ग्रुप को हम एंटिटी सेट कहते हैं। और यहाँ पे ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी सेट का वर्ड यूज कम लिया जाता है, बाय डिफॉल्ट एंटिटी बोलते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने दोनों को डिफर कर दिया, बट हम बाय डिफॉल्ट एंटिटी ही वर्ड यूज लेंगे। हम एंटिटी का मतलब ही एंटिटी सेट समझते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। बट कोई इंडिविजुअल पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना। वो लिखवा इसलिए दिया कि अब मैं एंटिटी सेट वर्ड बोल ही नहीं रहा, एग्जाम में आ गया तुम कहोगे ये क्या बल है, तो अलग से कुछ नहीं है। एंटिटी सेट को ही बाय डिफॉल्ट हम एंटिटी बोलेंगे। अब आप में से इंडिविजुअल नाम तो किसी का लेने वाला हूं नहीं, नाम तो हम पूछते हैं। तो आपका नाम है, इसका मतलब आप एंटिटी नहीं, एंटिटी सेट का पार्ट हो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि बाय डिफॉल्ट तो लिख दीजिएगा। देखो, बाय डिफॉल्ट एंटिटी सेट ही
या बाय डिफॉल्ट एंटिटी सेट ही एंटिटी होगी, ऐसे लिख दो, बाय डिफॉल्ट एंटिटी सेट ही एंटिटी होगी। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जब तक एंटिटी सेट वर्ड यूज ना कर ले वो, तब तक तुम्हारे लिए वो एंटिटी सेट एंटिटी ही कहलाएगी। अगर उसे डिफर करना होगा तो दोनों को एक साथ देगा, फिर बोलेगा बताओ कौन कौन अलग अलग है। ठीक है, लिख लिया, लिखो आगे, क्या हो गया? अरे 2 मिनट और पढ़ लो, एक छोटा सा टॉपिक है, लिखो। 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 लिखो, एंटिटी दो प्रकार की होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरा होता है वीक एंटिटी। ठीक है, चलो ना लिख लो, बाकी इसको फिर कल कंटिन्यू कर।